जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज के जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसीलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन इसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्जाम तो बेहद करीब है। आपको बता दें जो सूचना मिला है उसके अनुसार जो है झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम फरवरी लास्ट में या मार्च के पहले सप्ताह तक हो जाएगा। यानी कि गिना चुना समय है और साथ ही आपका क्या है, ठंड भी कम हो गया है, पर्व त्योहार भी समाप्त हो गया है। तो कोई बहाना नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चलेगा। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, प्रत्येक दिन हम पढ़ाते हैं, आप लोग प्रत्येक दिन पढ़िए, बिना नागा कीजिए और पढ़ते रहिए, जारी रखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड पार्टी कांग्रेस पार्टी में विलय किस वर्ष हुआ था। पहला है 1958, दूसरा है 1963, तीसरा है 1967, चौथा है 1970। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1963 में। तो ये जो झारखंड पार्टी है कांग्रेस पार्टी में विलय हो गई थी, कब? तो 1963 में। अगर हम लोग झारखंड पार्टी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ है। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो मुर्गा। ये पूछा गया है इसीलिए बता रहे हैं। अब इस झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हमारे जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो है इस पार्टी की स्थापना किया गया था। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इनको जो है लोग प्यार से क्या बोलता है? मारंग गोमके। मारंग गोमके के नाम से जाने जाते हैं आपके जयपाल सिंह मुंडा। और मारंग गोमके का मतलब क्या होता है? तो मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता। ये भी आपको याद रखना है। और थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। वर्तमान में जो खूंटी जिला है, तो खूंटी जिला के जो है टकरा टोली गांव में इनका जन्म हुआ है। अब इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु हुआ है 20 मार्च को। 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुई है। और सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनकी मृत्यु के कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग जानेंगे इनसे संबंधित एक और महत्वपूर्ण घटना कि 1928 में क्या हो रहा था। 1928 में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान पर हो रहा था। और उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो आपके थे जयपाल सिंह मुंडा। और उन्होंने जो है उस एम्स्टर्डम हॉकी ओलंपिक में जो है भारत को गोल्ड मेडल दिलाई थी, यानी कि सोने की तमगा दिलाई थी, जो कि भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड था। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की तो इसकी स्थापना हुई है कब? 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। किसने की है? तो ए.ओ. ह्यूम ने की है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो पंजा छाप। ये आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले जो है बाकी विकल्प के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो 1958 में क्या हुआ है? तो एचईसी कारखाना का स्थापना हुआ है। एचईसी यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जिसको कारखानों का कारखाना कहा जाता है। और ये कहाँ है? तो ये आपका रांची हटिया में स्थित है। इतना याद रखना है। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे 1970 की, तो 1970 में क्या हुआ है? तो शिबू सोरेन के द्वारा जो है सोनोत संथाल समाज की स्थापना किया गया था। कौन सा? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। इतना याद रखना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। पहला 1832-33, दूसरा 1831-32, तीसरा है 1855-56, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1832-33 में आपका भूमिज विद्रोह हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम था गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह। इसीलिए जो है भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। अब भूमिज से जो है भूमिज एक जनजाति भी है। अब भूमिज जनजाति को धनबाद में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धनबाद में जो है भूमिज को सरदार कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प की हम लोग चर्चा करते हैं। तो 1832-33 में आपका हुआ था कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम बुधू भगत है।
क्या नाम है? बुधू भगत। इतना याद रखना है। तीसरा विकल्प है 1855-56। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें संथाल विद्रोह हुआ था, और संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल विद्रोह कहा जाता है। ठीक है। और इस संथाल विद्रोह और हूल विद्रोह के नेतृत्व करता 6 भाई बहन थे, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और 2 सगी बहन फूलो झानो। इतना याद रखना है। डेली डिटेल में बताते हैं, इसलिए आज जो है शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका टाइम का थोड़ा सा बचत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया था? पहला 1875, दूसरा 1885, तीसरा 1895, चौथा 1900। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को जो है ईश्वर का दूत घोषित किया था। और किस ईश्वर का? तो सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था। ठीक है। और सिंह बोंगा जो है मुंडा जनजाति का जो है सबसे प्रमुख देवता है। और सिंह बोंगा का जो है अर्थ क्या होता है? तो भगवान सूर्य होता है। इतना आपको याद रखना है। तो आपको बता दें कि 1895 में ही जो है बिरसा मुंडा का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि अंग्रेज़ जो है इनको गिरफ्तार किए थे। कब? तो सबसे पहली बार अंग्रेज़ों के द्वारा 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया जाता है और 2 साल तक जेल में रखा जाता है। और 1997 में जो है 1897 में इनको रिहा कर दिया जाता है 2 साल में। ये पहली बार जब जेल गए थे कब? 1895 में ही गए थे। इतना आपको याद रखना है। चूँकि बिरसा मुंडा जो है झारखंड की फेमस पर्सनालिटी हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बता दें कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है? तो 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गाँव में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और इनके माता का नाम करमी है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। लोग इन्हें जो है प्यार से क्या कहते हैं? धरती आबा भी बोलते हैं। अब धरती आबा का मतलब क्या होता है? तो धरती आबा का मतलब जगत का पिता होता है। क्या होता है? जगत का पिता होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था। कितना? 500 रुपये का इनाम रखा गया था। और बिरसा मुंडा का जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आनंद पांडे था। क्या नाम है उनका? आनंद पांडे नाम है। इनका जो सेनापति है बिरसा मुंडा को, उसका नाम क्या था? तो गया मुंडा। क्या नाम है? गया मुंडा। ये भी आपको याद रखना है। अब बिरसा मुंडा की मृत्यु कब होती है? तो आपको बता दें कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है आपका 9 जून को। 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है रांची का सेंट्रल जेल में। और सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया गया है। ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो आपका रांची में है। रांची में आपका जो है लालपुर चौक है। लालपुर से कोकर जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर लालपुर है और यहाँ कोकर चौक है। तो बीच में आपका डिस्टिलरी पुल है, उसी के किनारे क्या है? बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है। इतना कम से कम आपको बिरसा मुंडा के बारे में जानना है। चलिए, तो 1895 में इन्होंने जो है अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था और 1895 में सबसे पहले बिरसा मुंडा को गिरफ्तार भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व मांडर क्षेत्र में किसने किया था? पहला है शिबू भगत, दूसरा है बलराम भगत, तीसरा है भिखू भगत, चौथा है देमनिया भगत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, शिबू भगत। ठीक है। तो टाना भगत आंदोलन हो रहा था, उसमें जो मांडर क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था? शिबू भगत ने। और बलराम भगत ने किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो घाघरा क्षेत्र से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम बलराम भगत है। और भिखू भगत किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो भिखू भगत की बात किया जाए तो ये जो है आपका बिशुनपुर क्षेत्र से नेतृत्व किए थे। ठीक है, बिशुनपुर क्षेत्र से। और देवमनिया भगत की बात किया जाए तो यह जो है आपका सिसई क्षेत्र से। ठीक है, सिसई क्षेत्र से टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किए थे। इतना आपको याद रखना है। ये वाला आपका हो जाएगा मांडर क्षेत्र। अब हम लोग थोड़ा सा टाना भगत आंदोलन के बारे में ही जानते हैं। तो ये जो टाना भगत आंदोलन है, इसका शुरुआत हुआ था आपका 1914 ईस्वी में। और इसके शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम अर्थात नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? जतरा भगत। जतरा भगत या जतरा उरांव कह सकते हैं।
अब जतरा भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है गांधी जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1888 को जो है इनका जन्म हुआ है। किनका? जतना भगत का। कहाँ पर हुआ है? तो अगर हम लोग बात करेंगे जिला तो हो जाएगा आपका गुमला जिला में, और थाना की बात करेंगे तो बिशुनपुर थाना हो जाएगा। ठीक है, बिशुनपुर थाना। अगर गाँव की बात करेंगे तो चिंगरी नावा टोली में इनका जन्म हुआ है। इनका? तो जतरा भगत की। तो चूँकि यह जो आंदोलन था कि अपने समाज और अपने संस्कृति को जो है खींच कर या टान कर आगे ले जाने की बात थी, इसीलिए इस आंदोलन को टाना भगत आंदोलन भी कहते हैं। और शुरुआत में इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पुराण समुदाय थे, इसीलिए जो है शुरुआत में आपका टाना भगत आंदोलन को कुड़ुख आंदोलन भी कहा गया है या उरांव आंदोलन भी कहा गया है। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि उरांव जनजाति के लोग कुरुख बोलते हैं और स्वयं को कुरुख कहलाना पसंद करते हैं। इतना कम से कम आपको याद रखना है। अच्छा, थोड़ा-सा बता देते हैं कि जतरा भगत जो हैं उनके पिता का नाम क्या है? तो उनके पिता का नाम कोहड़ा भगत है। ये ओरिजिनल नाम है, लेकिन कहीं-कहीं पर लिख देता है कि कोडल भगत, लेकिन कोई बात नहीं है, कोहड़ा भगत है क्योंकि हम उनके पड़ोसी हैं तो हमको पता है। कोहड़ा भगत नाम है। और उनकी मम्मी का नाम क्या है? तो उनके मम्मी का नाम लिबरी देवी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, उससे पहले और कुछ छूट रहा है? हाँ, थोड़ा-सा छूट रहा है, बता ही देते हैं, आराम से पढ़ना है। तो टाना भक्तों को जो है महात्मा गांधी के द्वारा, किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है अपना प्रिय अनुयायी कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रिय अनुयायी। क्योंकि ये जो टाना भगत लोग भी जो है क्या है? अहिंसा प्रिय थे और सत्यवादी थे, और महात्मा गांधी भी अहिंसा प्रिय थे और सत्यवादी थे। इसीलिए जो है इनका सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग देख के जो है महात्मा गांधी को जो है बहुत पसंद आया था। और वे लोग महात्मा गांधी जो है टाना भक्तों को अपना प्रिय अनुयायी बताए थे। और जब 1940 में, ठीक है, 1940 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पर? रामगढ़ में। उस समय जो है टाना भक्तों के द्वारा जो है 400 रुपये का भेंट दिया गया था महात्मा गांधी को। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कोल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? पहला बुद्धू भगत, दूसरा है सिंधराय, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा है जतरा भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो सामान्यतः आप लोग जानते हैं कि कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत हैं, लेकिन एक नेता का नाम सिंधराय भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत और सिंधराय भी है। और कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। ये हम थोड़ा देर पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं। और जतरा भगत का संबंध किससे है? तो जतरा भगत का संबंध जो है आपका टाना भगत आंदोलन से। किससे है? तो टाना भगत आंदोलन से जतरा भगत का संबंध है। और टाना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम अनुसार सजाइए। तो यहाँ पर जो है एक ही बार में सब नहीं दिखेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको क्या करना है बता दे रहे हैं। तो ये जितना आंदोलन है इसका अगर आप लोग को ईस्वी सन याद होगा तो सजाना है कि पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, इस तरह से सजाना है। यहाँ पर हम विकल्प दे दिए हैं, थोड़ा सा नीचे करके देख लीजिएगा स्क्रॉल, तो कौन सा सही उत्तर होगा वो आप लोग सजा लीजिएगा। तो हम थोड़ा सा आप लोग को हेल्प कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं कि कब कब ये आंदोलन हुआ था उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो आसानी हो जाएगा। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह हुआ था आपका 1832-33 में। ठीक है, खरवार विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1874 में। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1895 में। ठीक है, कब हुआ था? 1895 में। टाना भगत आंदोलन 1914 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 में। और पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1867 में। ठीक है, कब हुआ था? 1767 में। तो इसको जो है आप लोग देख के जो है क्रमबद्ध मिला लीजिएगा कि कौन सा जो है पहले हुआ था, कौन नहीं हुआ था। ऐसा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, मिला लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक है आप लोग मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि खरवार आंदोलन कब हुआ था? पहला है 1767, दूसरा है 1874, तीसरा है 1774 और चौथा है 1884। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1874 में आपका खरवार आंदोलन हुआ था। और खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो आपके
भागीरथ मांझी हैं। कौन है? भागीरथ मांझी के द्वारा जो है खरवार आंदोलन का नेतृत्व 1874 में किया गया था। 1767 में क्या हुआ था? तो 1767 में अंग्रेज जो है झारखंड में सबसे पहली बार, यानी कि पहली बार प्रवेश किए थे। और किस रास्ते से किए थे? तो सिंहभूम के रास्ते से जो है झारखंड में प्रवेश अंग्रेजों का पहली बार 1767 ईस्वी में होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले का निर्माण राज्य गठन के बाद नहीं किया गया है? पहला है सरायकेला, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाकुड़ का निर्माण जो है राज्य निर्माण के बाद नहीं किया गया है। आपको बता दें कि जब हमारा झारखंड बना था कब? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड का निर्माण होता है, उस समय झारखंड में कितने जिले थे? तो 18 जिले थे। लेकिन 2001 में, ठीक है, 2001 में जो है 4 जिलों का निर्माण होता है। कौन-कौन? तो एक हो जाएगा सरायकेला, एक सिमडेगा, एक जामताड़ा और एक लातेहार। तो कितना जिला हो गया? तो अब हमारा 22 जिला हो चुका था 2001 तक। उसके बाद जो है फिर 2 जिलों का निर्माण होता है। कब? तो आपको बता दें 12 सितंबर 2007 को जो है फिर 2 जिलों का निर्माण होता है। कौन-कौन? आपका हो जाएगा खूंटी प्लस रामगढ़। ये 2 जिलों का निर्माण जो है 2007 में होता है। तो इस तरह से जो है वर्तमान में आपके कितने ज़िले हैं? तो झारखंड में 24 ज़िले हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों जो है आपके 2001 में हुआ है, यानी कि झारखंड निर्माण के समय हुआ है, लेकिन पाकुड़ का निर्माण जो है पहले हो चुका था। पाकुड़ जिला का निर्माण पहले हो चुका है। तो अब आप लोगों को बताएँगे कि पाकुड़ जिला का स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 28 जनवरी को, ठीक है? 28 जनवरी 1994 ईस्वी को जो है पाकुड़ जिले का निर्माण हुआ है। तो ये वाला आपका हो जाएगा राज्य के गठन के बाद नहीं, गठन के पहले हो चुका है, ठीक है? चलिए, अब पाकुड़ के बारे में आपको बता दें तो पाकुड़ में जो है पूरे झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर है। क्या है? पूरे झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला आपका पाकुड़ है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ सबसे फिसड्डी है। लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फेमस भी है। तो एक हो जाएगा आपका बीड़ी, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, और दूसरा हो जाएगा आपका पत्थर। पत्थर और बीड़ी के लिए फेमस है आपका कौन? पाकुड़ जिला। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? पहला है 6, दूसरा है 12, तीसरा है 10, चौथा है 14। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 हो जाएगा। अगर लोकसभा की बात किया जाता है, ठीक है, लोकसभा की बात किया जाता है, तो झारखंड से जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो हो जाता है आपका 14 है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि झारखंड से कितने सांसद चुने जाते हैं? तो हो जाता है आपका 20। अब 20 कैसे? तो राज्यसभा का 6 और लोकसभा का 14, तो 6 और 14 को मिला के 20 हो जाता है। अब यहाँ पर जो है और एक महत्वपूर्ण चीज़ को जो है हम बताना चाहेंगे अनुच्छेद के बारे में, ठीक है? अनुच्छेद के बारे में थोड़ा-सा हम चर्चा कर देते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा, स, र, ला, ठीक है? स से हो जाएगा आपका संसद, तो संसद की चर्चा जो है 79, अनुच्छेद 79 में किया गया है, और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है, और लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है। ये भी आपको साथ-साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3, चौथा है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 हो जाएगा। तो उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है, ठीक है, इसमें कितने जिले हैं? तो इसमें 7 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। और ये 7 जिले कौन-कौन हैं? तो लिख के बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका बोकारो जिला, ठीक है, एक हो जाएगा बोकारो जिला, दूसरा हो जाएगा आपका चतरा, तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका धनबाद, चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका गिरिडीह, पाँचवा क्या हो जाएगा? तो पाँचवा हो जाएगा आपका हजारीबाग, और छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका कोडरमा, और सातवां क्या हो जाएगा? तो सातवें जिला का नाम हो जाएगा आपका रामगढ़। तो इस तरह से देखते हैं कि छोटा नागपुर प्रमंडल में जो है 7 जिले हैं। अब छोटा नागपुर प्रमंडल की बात की जाए तो इसका मुख्यालय क्या है? छोटा नागपुर प्रमंडल का उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय का नाम है हजारीबाग। ये भी आपको याद रखना है। चलिए प्रमंडल के बारे में एक बार फिर से आपको रिपीट बता देते हैं। तो जब झारखंड की स्थापना हुई थी, तो झारखंड का स्थापना समय झारखंड में जो है कितने प्रमंडल थे? तो 4 प्रमंडल थे।
बाद में एक प्रमंडल का जो है निर्माण होता है, और उस प्रमंडल का नाम क्या है? उस प्रमंडल का नाम कोल्हान प्रमंडल है, और कोल्हान प्रमंडल का निर्माण 2003 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसके बाद कितने हो गए? 5 प्रमंडल। अब ये जो कोल्हान प्रमंडल बाद में बना है, ये किस प्रमंडल को अलग करके बनाया गया है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को अलग करके बनाया गया है। इतना आपको याद रखना है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में 5 प्रमंडल है, और उन पाँचों प्रमंडल का नाम और उनका मुख्यालय बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय हजारीबाग हो जाएगा। दूसरा प्रमंडल हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय आपका हो जाएगा रांची। और तीसरा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल, और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा आपका मेदिनीनगर। क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। इतना आपको याद रखना है। और 2 प्रमंडल बच गए हैं, तो एक हो जाएगा आपका संथाल परगना। क्या हो जाएगा? संथाल परगना। अब संथाल परगना का मुख्यालय हो जाएगा आपका क्या? तो दुमका हो जाएगा। ठीक है, और 5वां प्रमंडल हो गया आपका कौन? तो 5वां प्रमंडल हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल, और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो चाईबासा हो जाएगा। इतना कम से कम आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? पहला है सावन, दूसरा है भादो, तीसरा है माघ, चौथा है चैत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चैत्र। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को जो है सरहुल की त्योहार मनाई जाती है। और ये जो सरहुल का त्योहार है, झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। इसको आपको याद रखना है। और ये जो है, इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वही वृक्ष है जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष है। क्या है? साल झारखंड का राजकीय वृक्ष है, और यही साल की जो है सरहुल में पूजा की जाती है। अब इस साल वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और ये जो है आपका फर्नीचर बनाने की दृष्टि से जो है साल वृक्ष का लकड़ी काफ़ी मजबूत होता है। साथ ही इसका फूल और पत्ता जो है, फूल और इसका फल दोनों क्या है? आपके दवा के रूप में काम आता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ये जो सरहुल पर्व है, इसको सभी जनजाति लोग मनाते ही हैं, लेकिन कुछ-कुछ जनजाति जो है इनको अनेक दूसरे नाम से भी जानते हैं। जैसे सरहुल को जो है उरांव जनजाति के लोग क्या कहता है? तो सरहुल को उरांव जनजाति के लोग खद्दी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति के लोग क्या कहते हैं? तो संथाल जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं? बाहा पर्व बोलते हैं। ठीक है, बाहा पर्व। और मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को क्या बोलते हैं? तो ये लोग बा पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बा पर्व। तो ये भी आपको याद रखना है। ये पूछता है, जो पूछता है वही हम बताते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, इसका मतलब कुछ भी बेमतलब बताएं ऐसा नहीं है। जो पूछा जाने वाला है या जो पूछता है वही हम एक्स्ट्रा फैक्ट में भी बताते हैं। आप लोग को कभी-कभी लगता होगा कि सर अपना ज्ञान पेल रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। जो आने वाला है वही चीज़ को हम बताते हैं। ठीक है? चलिए, अगर सावन की बात की जाए तो सावन के पूर्णिमा में कौन-सा त्योहार होता है? तो सावन के पूर्णिमा में जो है आपका सावन के पूर्णिमा में रक्षाबंधन मनाया जाता है। ठीक है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन रक्षाबंधन जो कि सदानों के द्वारा मनाया जाता है, और यह भाई-बहनों का पवित्र त्योहार है, जो कि सावन के पूर्णिमा में मनाया जाता है। ठीक है, भादो एकादश में कौन-सा त्योहार मनाया जाता है? तो भादो एकादश में जो है आपका करम त्योहार मनाया जाता है, जो कि झारखंड में जनजातियों का जो है सरहुल के बाद दूसरा प्रमुख त्योहार है। इतना आपको याद रखना है। और ये भी क्या है? भाई-बहनों का पवित्र त्योहार है। इसीलिए जो है करम त्योहार की तुलना जो है रक्षाबंधन से की जाती है। इतना आपको याद रखना है। इसमें जो है करम नामक वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंडी वायलिन के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है केंद्री, दूसरा है एकतारा, तीसरा है शहनाई, चौथा है बांसुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्री। कहाँ चला गया? एक सेकेंड रुकिएगा, स्क्रॉल हो गया। इसका हो जाएगा आपका केंद्री। केंद्री को क्या कहा जाता है? केंद्री को जो है झारखंडी वायलिन कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि जिसको जो है मुंह से फूंक कर बजाया जाता है और मुंह से फूंक कर आवाज़ निकाला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र के रूप में जानते हैं। जैसे आपका हो गया बांसुरी, मुरली हो गया, सिंगा हो गया, शहनाई हो गया, ये क्या है आपका? सुशीर वाद्य यंत्र। और जिसको जो है तार के कंपन के माध्यम से आवाज़ निकाला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं।
इसके अंतर्गत आपका सितार, गिटार ये सब आ जाएगा। केंद्री ये सब आपका क्या आ जाएगा, तो तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इतना आपको याद रखना है। चलिए, शहनाई को जो है मांगलिक वाद्य यंत्र कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मंगल कार्य होते हैं उसमें शहनाई जरूरी रूप से या आवश्यक रूप से बजाए जाते हैं, तो इसीलिए शहनाई को जो है मंगल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि छऊ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था। पहला 1928, दूसरा 1914, तीसरा है 1892, चौथा है 1938। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1938 में। ये जो छऊ नृत्य है इसका जो है विदेश में भी प्रदर्शन किया जा चुका है। कब, तो 1938 में। किसके द्वारा, तो आपको बता दें सरायकेला के राजकुमार, सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा, सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा इसका प्रदर्शन जो है विदेशों में भी किया जा चुका है। इस तरह से जो है छऊ नृत्य आज क्या हो गया है, इंटरनेशनल नृत्य बन गया है, जो कि झारखंड का एक लोक नृत्य है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए छऊ नृत्य के बारे में और थोड़ा सा आपको बता दें, तो छऊ नृत्य जो है आपका क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है और यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें जो नर्तक होता है वो क्या करता है, मुखौटा पहन के नृत्य करता है। इसमें कोई गाना नहीं होता है, संगीत पर नृत्य करना होता है। अगर छऊ नृत्य की बात ही किया जाए तो झारखंड में जो है आपका सरायकेला जिला, ठीक है, झारखंड में सरायकेला जिला को जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। लेकिन अगर पूरे भारत में बोलेंगे तो उड़ीसा के मयूरभंज, ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज को क्या माना जाता है, छऊ नृत्य का उद्गम स्थल। और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया को भी माना जाता है आपका छऊ नृत्य का उद्गम स्थल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार के छऊ नृत्य होते हैं, आपका सरायकेला प्रकार, दूसरा मयूरभंज प्रकार और तीसरा पुरुलिया प्रकार। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 1928 में क्या हुआ था, आपको बताए थे हॉकी का ओलंपिक में, एम्स्टर्डम में हॉकी ओलंपिक हुआ था जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। 1914 में क्या हुआ था, तो टाना भगत आंदोलन हुआ था जतरा भगत के नेतृत्व में। 1892 में जो है पलामू जिला बना है, क्या बना है, पलामू जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है। पहला है सतीश चंद्र, दूसरा है बसंत कुमार, तीसरा है विनोद कुमार, चौथा है राधा कृष्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण को। राधा कृष्ण की बात किया जाए तो राधा कृष्ण का जो है कार्यकाल क्या था, तो इनका जन्म हुआ था 1910 में। 1910 में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ है। और इनका जो प्रमुख उपन्यास है, इनका उपन्यास की बात किया जाए जिनके बारे में हमेशा पूछता है, जिनके प्रमुख उपन्यास में से हम कौन कौन है, तो एक हो जाएगा आपका रूपांतर, क्या हो जाएगा, रूपांतर। और दूसरा क्या हो जाएगा, गेंद और गोल। ये भी आपको याद रखना है। तो राधा कृष्ण को द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राधा कृष्ण की पहली कहानी कौन थी। पहला है आदमखोर, दूसरा है लहरों के तीर, तीसरा है दवानल, चौथा है सिन्हा साहब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिन्हा साहब जो है राधा कृष्ण की पहली कहानी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रामलीला किसकी कहानी संग्रह है। पहला है कमल, दूसरा है रामदीन पांडे, तीसरा है राधा कृष्ण, चौथा है द्वारिका प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये रामलीला की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधा कृष्ण का ही है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कौन सी रचना खोरठा में रचित है। पहला है मेघदूत, दूसरा है नागवंशावली, तीसरा है उसर की धूप, चौथा है सागर के तिनके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेघदूत। मेघदूत को जो है खोरठा में भी रचना किया गया है। देखिए ओरिजिनल जो वास्तविक मेघदूत है इसकी रचना किसने की है, तो मेघदूत को लिखने वाला व्यक्ति के नाम क्या है, कालिदास है, ठीक है। कालिदास के द्वारा मेघदूत नामक पुस्तक लिखा गया है। लेकिन इस मेघदूत को जो है खोरठा में भी अनुवाद किया गया है, ठीक है। और खोरठा में अनुवाद किसने किया है, तो उनका नाम है श्रीनिवास पानुरी। क्या नाम है, श्रीनिवास पानुरी के द्वारा जो है खोरठा में मेघदूत का अनुवाद किया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कंगाल की बेटी उपन्यास किसके द्वारा रचित है? पहला है निरंजन महतो, दूसरा है हवलदारी राम गुप्त, तीसरा है विनोद कवि, चौथा है श्रवण कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हवलदारी राम गुप्त के द्वारा जो है कंगाल की बेटी नामक उपन्यास लिखा गया है। चलिए, तो राइटर और उनसे संबंधित उपन्यास के बारे में जो आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है, माने कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है उपन्यासकार और उपन्यास के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। तो प्रत्येक दिन हम 1-2 किताब के बारे में लेकर आते हैं, उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है बोकारो, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धनबाद में केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना किया गया है। कब किया गया है? ये किया गया है आपका 1946 ईस्वी में। अब धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिला कब बना है? तो ये 1956 में बना है। धनबाद को क्या कहते हैं? तो झारखंड की कोयला नगरी और भारत का कोयला की राजधानी भी कहते हैं। और झारखंड में जो है एक जगह है आपका वासेपुर नाम करके, और वासेपुर नाम पर जो है बॉलीवुड ने एक पिक्चर बनाई है गैंग ऑफ वासेपुर, चूँकि झारखंड की धरती पर आधारित है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है। इतना याद रखना है। चलिए, अगर बात करेंगे बाकी जिला की तो गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो जिला बना है आपका 1991 में। और जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? पहला है मांडू रामगढ़, दूसरा है बरियातू रांची, तीसरा है बरही हजारीबाग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, बरियातू रांची में है। ये साइंस सेंटर एक्चुअली क्या है? तो यहाँ पर जो है खेल प्रशिक्षण होता है, खेल सिखाया जाता है। और ये जो साई होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है बता दें, इस तरह से साई हो जाएगा, ठीक है, साई। तो इसका हो जाएगा आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं? हिंदी में कह सकते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण। क्या कह सकते हैं? भारतीय खेल प्राधिकरण। ये आपको याद रखना है। ये साइंस सेंटर आपका बरियातू रांची में है। यहीं पर जो है बहुत सारी लड़कियां जो है हॉकी वॉकी खेलती है, और यहीं से जो है इंटरनेशनल लेवल में हॉकी प्लेयर गई है। कहाँ से? तो बरियातू वाला साइंस सेंटर से, ठीक है। चलिए, इतना याद रखना है। अब ये जो रांची में बरियातू है, यहाँ पर और एक कुछ है, तो यहाँ पर आपका रिम्स है। क्या है? रिम्स है, ठीक है, रिम्स, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। रिम्स है यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1960 ईस्वी में हुई है। इतना याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है बोकारो, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोकारो में है। बोकारो में आपका कहाँ है? तो सेक्टर 2 में है, ठीक है। कहाँ है? सेक्टर 2 नहीं, सेक्टर 4 में है, ठीक है। सेक्टर 4 में आपका मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। और आपको बता दें कि इसका निर्माण जो है कौन करवाया है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो किया गया है, तो बोकारो इस्पात संयंत्र के द्वारा ही मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम का निर्माण सेक्टर 4 में कराया गया है। अब बोकारो का जिक्र आया तो बोकारो के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे। तो बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। कब किया गया है? तो 1964 ईस्वी में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो बोकारो के जो है माराफारी नामक स्थान में किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। और बोकारो में क्या है? तो बोकारो में है आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का जो है सबसे बड़ा, ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। अब बोकारो इतना कुछ जान गए हैं, तो बोकारो जिला कब बना है? तो बोकारो जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। इतना याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह जिला में है। बाल पहाड़ी बांध आपका गिरिडीह जिला में है। अगर नदी की बात की जाए तो किस नदी पर है? तो ये आपका बराकर नदी में है, ठीक है। कहाँ पर है? बराकर नदी में है। इतना आपको याद रखना है।
ठीक है। और ये जो बाल पहाड़ी बांध जो है आपका डीवीसी के अंतर्गत है, यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत ही ये बाल पहाड़ी बांध भी बनाए गए हैं। इतना याद रखना है। चलिए गिरिडीह के बारे में हम लोग जानते हैं। तो गिरिडीह में जो है आपका क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी। और इसी का दूसरा नाम क्या है, तीसरी का दूसरा नाम समेत शिखर है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंची कह रहे हैं तो कितना ऊंची है, तो इसकी ऊंचाई जो है मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर होता है, और फीट में नापिएगा तो 4478 फीट होता है। इतना याद रखना है। और ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल। क्या कहा जाता है, जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। अब तीर्थ स्थल क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दें कि जैन धर्मावलंबियों में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्माण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। उनमें से जो है 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था, तो जिनका नाम पार्श्वनाथ था। और इस पार्श्वनाथ के नाम पर ही उस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। और आपको बता दें कि बेहद खास है कि झारखंड से भी एक तीर्थंकर हुए हैं। कहाँ, तो झारखंड के चतरा जिले के जो है इटखोरी से, चतरा जिले की इटखोरी से एक तीर्थंकर हुए हैं 10वें क्रम के। और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम शीतलनाथ था। ये आपको याद रखना है, ये हमारे झारखंड से हुए थे। अब हम लोग जानेंगे ये जो गिरिडीह है, ये जिला कब बना है, तो गिरिडीह जिला बना है आपका 1900, अरे भाई भुला गए तुरंत, 4 दिसंबर 1972 ईस्वी में। ठीक है, चलिए याद आ गया। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि टाइगर जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है। पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा हजारीबाग, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग में। ये टाइगर जलप्रपात आपका हजारीबाग में। ये छोटा मोटा जलप्रपात है, उतना चर्चित नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है छोटा मोटा क्वेश्चन ही जो है हमारा 1 नंबर बर्बाद कर देता है। तो टाइगर जलप्रपात हजारीबाग जिला में है। अब हजारीबाग जिला की बात करेंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हजार बागों का शहर। क्या कहते हैं, हजार बागों का शहर कहते हैं। और यहाँ पर जो है क्या है, इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद ही खास है। साथ ही यहाँ पर जो है बरसों पानी गुफाएं हैं। क्या है, बरसों पानी गुफा भी है यहाँ पर। और आपको बता दें कि हजारीबाग में और क्या क्या है, तो हजारीबाग में जो है बिरहोर, जो कि झारखंड की जो है एक आदिम जनजाति है, इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। साथ ही हजारीबाग में आपका क्या है, सूर्य जलकुंड। क्या है, सूर्य जलकुंड। और सूर्य जलकुंड जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्मी लगने वाला, गर्म जल रहने वाला जलकुंड है। यहाँ का जल का तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। और हजारीबाग में जो है एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इतना कम से कम आपको हजारीबाग के बारे में याद रखना है। और ये जो हजारीबाग है, ये जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि तेतुलिया गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तेतुलिया गर्म जलकुंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद में है। ठीक है, और धनबाद में तो है ही। और किस नदी के किनारे है या किस नदी के तट पर है, तो ये दामोदर नदी के तट पर है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और धनबाद की बात किया जाए तो धनबाद जिला 1956 में बना है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ स्थापित है। पहला है बोकारो, दूसरा है लातेहार, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले बता दें कि इसका जो है शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसको जो हो जाएगा टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को कंपनी। टेल्को कंपनी कहने से आप लोग को जो है जल्दी याद आ जाएगा। तो टेल्को कंपनी कहाँ है भाई साहब, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर शहर में है। इतना आपको याद रखना है। और टेल्को कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो 1945 ईस्वी में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए जमशेदपुर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, झारखंड का औद्योगिक राजधानी। झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही से झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और जमशेदपुर में और क्या क्या है, तो जमशेदपुर में जो है आपका 1907 ईस्वी में जो है
टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। किसके? तो टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो जमशेदजी नसरुआजी टाटा के द्वारा। और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। और जमशेदपुर का वैसे पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम इसका साकची है। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है एक शहर है, ये एक शहर है, जिला नहीं है। ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संजीवनी योजना का उद्देश्य क्या है? पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा है स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़, तीसरा आजीविका के साधनों को उपलब्ध कराना, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। संजीवनी योजना का उद्देश्य ये सभी के सभी है। ठीक है, क्या क्या है? महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करना, आजीविका के साधनों को उपलब्ध कराना, ये संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में कौन सी प्राकृतिक आपदा घातक होने के साथ साथ लाभदायक भी साबित हो सकती है? पहला है बाढ़, दूसरा है भूकंप, तीसरा है तड़ित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए। बाढ़ तो क्या है? बाढ़ एक आपदा है, आपदा है और प्राकृतिक आपदा है, ये आप सभी जानते हैं। और बाढ़ जो है सामान्यतः क्या होता है? नुकसान ही पहुंचाता है। लेकिन इसका जो है हम लोग क्या है? अवसर, इसका लाभ भी ले सकते हैं। इससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं, बहुत सारे जो है सिंचाई के लिए प्रबंध कर सकते हैं, या बाढ़ का पानी का और भी बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपदा घातक होने के साथ साथ लाभदायक भी साबित हो सकती है, बशर्ते जो है इसका हम लोग को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी वाला हमारा क्षेत्र है झारखंड, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बिहार तो समतल है, तो वहाँ बाढ़ आता है तो काफ़ी जान माल की हानि होती है। लेकिन झारखंड में जो है बाढ़ को जो है अगर हम लोग चाहें तो सही दिशा में भी मोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड के प्रथम सैनिक किस परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? झारखंड के प्रथम सैनिक कौन है? ठीक है, झारखंड का प्रथम सैनिक कौन है जिसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? ऐसा आप लोग सवाल को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, लाइन थोड़ा सा गड़बड़ाया है, लेकिन झारखंड का प्रथम सैनिक कौन है जिसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ये आपका हो जाएगा। पहला है संतोष लकड़ा, दूसरा है अल्बर्ट टेक्का, तीसरा है रणधीर वर्मा, चौथा है दुर्योधन महतो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट टेक्का। अल्बर्ट एक्का झारखंड के प्रथम सैनिक या सिपाही हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। और परमवीर चक्र जो होता है आपका सेना का क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा और सबसे बड़ा पुरस्कार है। और झारखंड में आपका ये पुरस्कार पाने वाला एकमात्र व्यक्ति अल्बर्ट एक्का हैं। अल्बर्ट एक्का की बात करेंगे तो ये गुमला जिला के रहने वाले हैं। और इनके गाँव की बात किया जाए तो इनके गाँव का नाम जारी है। अब इनकी जन्म कब हुई है और इन्हें क्यों दिया गया है वो भी बताते हैं। तो आपको बता दें कि 1971 में क्या हो रहा था? तो भारत पाकिस्तान, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। उस समय ये क्या हुए थे कि पाकिस्तानियों के जो है छक्के छुड़ाते हुए शहीद हो गए थे। तो वीरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण जो है इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब इनका कब जन्म हुआ था, अब कब मृत्यु हुआ वो भी आपको बता दें। तो इनका जन्म हुआ है 27 दिसंबर को। ठीक है, 27 दिसंबर 1942 को इनका जन्म हुआ था। बता चुके हैं कहाँ हुआ था? तो गुमला जिला के जारी गांव में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी कि ये शहीद कब हुए थे? तो ये दिसंबर माह में हुए थे, 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुए थे। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम जूलियस, क्या नाम है? जूलियस एक्का। और माता का नाम क्या है? माता का नाम मरियम है। ये भी आपको याद रखना है। और इनके पत्नी का नाम क्या है? तो अल्बर्ट एक्का की पत्नी का नाम है बलम दीना। क्या नाम है? बलम दीना। और इनके बेटे का नाम क्या है? तो इनके बेटे का नाम विसेंट है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कहाँ रहने वाले हैं? गुमला जिला के जारी गांव के रहने वाले थे। कौन? आपके अल्बर्ट एक्का। अगर आप लोग रांची में आए होंगे तो जानते होंगे कि रांची का मेन रोड में जो है बीच चौराहा में जो है जिसकी स्टेचू लगा हुआ है वो किनका है? तो अल्बर्ट एक्का का ही है। ठीक है, चलिए इसीलिए जो है रांची के मेन रोड को अल्बर्ट एक्का चौक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र सम्मानित किया गया है। पहला है विजय सिंह, दूसरा है रणधीर वर्मा, तीसरा है अशोक पांडे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी
रणधीर वर्मा। और ये क्या है, अशोक चक्र भी क्या है, बहुत बड़ा पुरस्कार होता है और ये किसको मिला है, रणधीर वर्मा को मिला है। अब क्यों मिला है तो आपको बता दें कि 3 जनवरी, अच्छा जनवरी की बात नहीं कर रहे हैं, 1991 की बात कर रहे हैं। तो 1991 में हुआ क्या था कि धनबाद में जो है बैंक डकैती हुआ था। क्या हुआ था, बैंक डकैती हुआ था। उसमें जो है ये जो है आपका रणधीर वर्मा जो है बहादुरी दिखाते हुए बैंक डकैतों को जो है 2 लोगों को जो है मार गिराया था। और दोनों जो है हथियार से लैस थे, AK-47 लेके आए थे, उससे ये भिड़ गए थे। तो 3 या 4 कितना आए थे, लेकिन 2 को जो है मार गिराए थे कौन, अपने रणधीर वर्मा ने। और ये उनको मारते हुए खुद भी गोली के शिकार हुए थे और ये बाद में शहीद हो जाते हैं। तो इनके जिस साहसिक कार्य के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो है क्या है, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इनका संबंध किससे है, तो 1991 में जो धनबाद में बैंक डकैती है उनसे संबंधित है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो है कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे और बिहार में इनका जन्म 1952 ईस्वी को हुआ था। इतना याद रखना है। तो बैंक डकैती से में जो है ये शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड निवासी ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है। पहला है संगीत, दूसरा है चित्रकारी, तीसरा है खेलकूद, चौथा है अभिनेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रकारी। तो झारखंड के जाने माने चित्रकार हैं कौन, आपके ललित मोहन राय। और आपको बता दें सोहराय जैसे चित्रकारी करना इन्हें आता है। इनके अलावा भी बहुत सारे चित्रकारी ये करते हैं, लेकिन सोहराय पेंटिंग ही ये करते हैं कौन, आपके ललित मोहन राय। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपके दुमका जिला के रहने वाले हैं। और दुमका जिला कब बना है, तो 1855 में बना है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। पहला अविनाश कुमार, दूसरा है DK पांडे, तीसरा है राजबला वर्मा, चौथा है अलका तिवारी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अविनाश कुमार। वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव आपके कौन है, अविनाश कुमार। और अविनाश कुमार से पहले कौन थी, अलका तिवारी। तो अलका तिवारी की जो है सेवानिवृत्त होने के बाद जो है वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव बन गए हैं आपके अविनाश कुमार। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि पढ़ा पंचायत में कौन कौन से अधिकारी होते हैं। पहला है दीवान, दूसरा है ठाकुर, तीसरा है पांडे, चौथा है इनमें सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। तो पढ़ा पंचायत में जो है अधिकारी के रूप में एक दीवान भी हैं, एक ठाकुर भी हैं, एक पांडे भी हैं और एक आपका होता है लाल, एक लाल भी होता है, ये आपको याद रखना है। और एक होता है आपका कर्ता। तो ये सभी क्या हैं, तो पढ़ा पंचायत के अधिकारी हैं, इतना आपको याद रखना है। और पढ़ा पंचायत उरांव जनजाति में है, ये आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि गांव में पुजारी की भूमिका किसके द्वारा निभाया जाता है। पहला है पाहन, दूसरा है मानकी, तीसरा बुजुर्ग, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाहन। पाहन मतलब क्या होता है, पाहन मतलब पुरोहित होता है। और पुरोहित मतलब क्या होता है, तो पुरोहित मतलब पुजारी होता है। यानी कि पूजा पाठ कराने की जिम्मेवारी किसे होता है गांव घर में, तो पाहन राजा को होता है। ठीक है, पाहन जो है गांव घर में पूजा पाठ कराते हैं। यानी कि गांव बनाने का काम किसका है, तो पाहन का है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि नागवंशी शासनकाल में जिला का स्थानीय प्रशासन किसके अधीन था। ये सब क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ज़रूरी है भाई, इसको भी आप लोग जानिए, केवल इजी नहीं जानिए। नागवंशी शासनकाल में जिला का स्थानीय प्रशासन किसके अधीन था। पहला है मानकी, दूसरा है पाहन, तीसरा है क्षेत्रीय राजाओं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय राजाओं के अधीन था। अब नागवंशियों का जिक्र आया तो थोड़ा सा नागवंशी राज के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में किया गया था। कब, 64 ईस्वी में। इसी को हम लोग क्या मानते हैं, इसी को हम लोग प्रथम शताब्दी कहते हैं। ठीक है, प्रथम शताब्दी। और किसके द्वारा नागवंश की स्थापना किया गया था, तो फनी मुकुट राय के द्वारा। फनी मुकुट राय के द्वारा जो है नागवंश की स्थापना किया गया था। इसलिए फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है।
अब नाग वंश में जो है एक प्रतापी शासक कौन थे? आपके दुर्जन साल। कौन थे? दुर्जन साल। और दुर्जन साल जो थे आपके हीरे का अच्छे पारखी थे। अब इन्हीं को जो है मुगल शासक जहांगीर ने, किसने? तो मुगल शासक जहांगीर ने जो है कैद कर लिया था। कितने साल के लिए? तो 12 साल के लिए। और कैद करके कहाँ रखा था? तो ग्वालियर के किला में रखा था। इतना आपको याद रखना है। लेकिन ये जो है अच्छे हीरे के अच्छे पारखी थे, अपना झारखंडी आदमी है। तो इस बात से जो है प्रभावित होकर क्या है, जहांगीर ने जो है उन्हें रिहा कर देता है। लेकिन बदले में जो है 6,000 रुपया जो है सालाना टैक्स देना स्वीकार करता है। कौन? आपके दुर्जन साल। और वही दुर्जन साल जो है बाद में जाके जो है क्या है, आपका गुमला जिला के सिसे प्रखंड के दोयसा में, कहाँ? तो दोयसा में जो है दोयसागढ़ किले का निर्माण करवाते हैं। और इस दोयसागढ़ के किले को ही क्या कहा जाता है? तो नवरत्नगढ़ का किला कहा जाता है, जिसका अवशेष आज भी मौजूद है। लोग वहाँ पर जो है पर्यटक रूप में देखने जाते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं, रील्स उल्स बनाते हैं। ठीक है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। और नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा क्या था? तो नागवंशियों का राजकीय भाषा था आपका नागपुरी। ये भी पूछता है और पूछ भी सकता है, तो बता दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि मांझी पंचायत में चकलादार था। चकलादार का क्या काम था? पहला है आपका परगना का सहायक, दूसरा है आपका संदेश वाहक, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है आपका क्या? तो चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, मांझी पंचायत में चकलादार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परगना का सहायक था। अब मांझी पंचायत किस में होता है? तो संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के जो है स्थानीय शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? मांझी शासन व्यवस्था कहते हैं। और संथाल जनजाति में आपको बता दें कि क्या बोल रहे हैं हम? मांझी, यहाँ परगना। तो परगना कौन होता है? तो आपको बता दें कि 15 से 20 गाँवों को मिला के एक परगना बनता है। ठीक है, 15 से 20 गाँवों को मिला के जो है क्या बनता है? एक परगना बनता है। और परगना के मुखिया को क्या कहा जाता है? परगनैत कहा जाता है। ठीक है, और यही परगना का जो है सहायक कौन होता है? आपका चकलादार। ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, अगर आप लोग जो है समझ नहीं पाए होंगे तो। देखिए, संथाल जनजाति में जो है स्थानीय स्वशासन को क्या कहा जाता है? मांझी शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसमें जो धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है, इसमें जो धार्मिक प्रधान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नायके कहते हैं। और संदेश वाहक जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो संदेश वाहक को गोड़ाइत कहते हैं। क्या कहते हैं? गोड़ाइत कहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मांझी का जो सहायक होता है, ठीक है, मांझी का सहायक होता है उसको क्या कहते हैं? तो मांझी के सहायक को परानिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? परानिक कहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मांझी कहते हैं। और आपको बता दें कि 5 से 8 गांव, ठीक है, 5 से 8 गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो उसको देश मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? देश मांझी कहते हैं। और 15 से 20 गांव, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, 15 से 20 गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग परगनैत कहते हैं। और परगनैत के सहायक कौन होता है? वही बोल रहा है, तो ये चकलादार होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मांझी परगना में चौकीदार का मुख्य कार्य क्या है? पहला, अपराधी को गिरफ्तार करना, दूसरा, सभा को सुचारू रूप से चलाना, और तीसरा है गांव का प्रतिनिधित्व करना, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौकीदार का काम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपराधी को गिरफ्तार करना। आज भी चौकीदार का काम वही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि उरांव की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था कितने स्तर की है? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4, चौथा है 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। उरांव जनजाति की जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, पढ़ा पंचायत जो है, जो क्वेश्चन नंबर 32 में बोले पढ़ा पंचायत, वही पढ़ा पंचायत क्या है? उरांव की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। उसमें कितने स्तर होते हैं? तो उसमें 3 स्तर होते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगर लास्ट क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा उरांव जनजाति को अच्छा और है तो ही बताते हैं उरांव जनजाति के बारे में थोड़ा सा।
तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी बड़ी जनजाति आपका उरांव है। और उरांव के द्वारा जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उरांव के द्वारा कुड़ुक भाषा बोली जाती है। इसीलिए ये लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपका तोलोंग सिकी, कौन सा? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस तोलोंग सिकी लिपि का जो है आविष्कार किसने किया था? तो नारायण उरांव ने किया था। किसने? तो नारायण उरांव ने जो है तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किया था। और आपको बता दें कुड़ुक जो भाषा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। उरांव जनजाति के जो सर्वप्रमुख देवता होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम लोग धर्मेश के नाम से जानते हैं। और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। क्या है? भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार सरहुल है। क्या है? सरहुल है। लेकिन सरहुल को ये लोग जो है खद्दी के नाम से जानते हैं, इतना याद रखना है। उरांव जनजाति में जो युवागिरी होता है उसको क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति में युवागिरी को धूमकुड़िया कहा जाता है। धूमकुड़िया यानी कि प्रशिक्षण गृह, जिसमें जो लड़का वाला धूमकुड़िया होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको जोक हेड़पा कहा जाता है। और लड़कियों का जो धूमकुड़िया होता है उसको क्या कहा जाता है? पेल एड़पा या पेलो एड़पा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। उरांव जनजाति, अगर आपसे बोला जाए कि सबसे साक्षर जनजाति में से कौन है या सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास करने वाली जनजाति कौन है झारखंड में, तो वो भी आपका आ जाता है उरांव जनजाति। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन है? पहला है आश्रिता लकड़ा, दूसरा है निक्की प्रधान, तीसरा है सावित्री पूर्ति, चौथा है पुष्पा लकड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आश्रिता लकड़ा। आश्रिता लकड़ा झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर है, इतना आपको याद रखना है। निक्की प्रधान की बात किया जाए तो ये जो है आपका क्या खेलती है? हॉकी खेलती है। और झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेला है, उसका नाम क्या है? निक्की प्रधान। और ये कहाँ के रहने वाली है? ये खूंटी हेसल गांव की रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। और 2016 वाला जो रियो डी जेनेरियो वाला जो ओलंपिक हुआ था उसमें ये भाग ली थी। कब ली थी? ये 20 में ली थी, 2020 में। चूँकि 16 वाला जो है ओलंपिक 2020 में हुआ था तो 20 में इन्होंने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। तो निक्की प्रधान कहाँ की है? खूंटी की रहने वाली है। चलिए ताश, इतना ही क्वेश्चन था। आज जो है थोड़ा सा मेरा तबीयत जो है मिजाज जो है ठीक नहीं है, इसी कारण जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग के लिए जो है क्लास प्रत्येक दिन हम लाते रहेंगे। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तभी क्लास लेके नहीं आएंगे, नहीं तो ऐसे तो हम लेके आएंगे। 1% संभावना रहेगा तो ज़रूर लेके आएंगे। बस आप लोग क्या कीजिएगा, जम के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जम के पढ़िए। ठीक है। चलिए इतना ही कीजिएगा। कल और भी बेहतरीन क्लास के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।